कूलाम के सदिश नियम। तो इस नियम के अनुसार ये जो कूलाम का अपन सदिश नियम पढ़ चुके थे, इस नियम के आगे अपने पास था कूलाम का सदिश नियम। अपन ने जो टॉपिक पहले पढ़ लिया है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, उसके बाद में आएगा कूलाम का सदिश नियम। तो इस सदिश नियम में ये डिसाइड होता है कि अपन को जो नियम जो पहले पता था अपन को, अब उसमें अपने क्या लिया, एक निर्देशांक तंत्र लिया। निर्देशांक तंत्र में x, y और ये अपने पास में क्या है, z। इसमें अपने पास में दो आवेश है, एक q1 आवेश है, एक q2 आवेश है। अब q1 आवेश और q2 आवेश को अपन ने कहाँ रखा है, अभी निर्देशांक तंत्र के अंदर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा नियम है, सदिश नियम है। किसका सदिश नियम है, कूलाम का सदिश नियम। और कूलाम का सदिश नियम, अगर अपन ये सदिश नियम पढ़ना चाहते हैं तो सदिश नियम अगर अपन पढ़ेंगे तो वो अपन एक निर्देशांक तंत्र में ही पढ़ सकते हैं, यानी अपन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर लॉ पढ़ रहे हैं। और वेक्टर लॉ के लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होना चाहिए सिस्टम पूरा। तो आपके पास में एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, यानी एक आवेश आपके पास में Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। तो Q1 के कारण कहां पे लगेगा बल, Q2 के ऊपर लगेगा। एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि Q2 के कारण कहां लगेगा, Q1 पर बल लगेगा। तो अपन को सबसे पहले ये बल डिसाइड करना है। तो अपन ने क्या किया है कि इसके मूल बिंदु से यानी सेंटर O से अपन ने इस Q1 की जो डिस्टेंस है वो कितनी ले ली, R1 ले ली है। और इसके मूल बिंदु से इस Q2 की डिस्टेंस कितनी ले ली अपन ने, R2 डिसाइड कर ली है। अब अपन को क्या करना है कि जो अपन ने R1 और R2 डिसाइड कर रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो Q1 के कारण Q2 पे बल, तो Q1 के कारण Q2 पर बल, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो अपने पास में पहले फोर्स का फॉर्मूला बताया था ऑलरेडी। फोर्स का फॉर्मूला क्या था अपने पास में, F वेक्टर इक्वल टू कितना था, K Q1 Q2 अपॉन कितना था, R स्क्वायर, और ये था अपने पास में RK। ये किसके अंदर था, अपने पास में सदिश रूप में था ये, यानी ये अपने पास में सदिश रूप में था, यानी वेक्टर फॉर्म के अंदर था। किसके अंदर था, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर था। और वेक्टर फॉर्म के अंदर होने के कारण अपन ने क्या लगा दिया, इधर F वेक्टर है और इधर RK पे। तो F21 का मतलब होता है कि 2 के कारण 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी अपन ये कह सकते हैं F21 का मतलब कितना है कि 2 के कारण किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो अपने पास में क्या हो गया, ये हो गया K, ये K एज इट इज, ये Q1 एज इट इज, ये Q2 एज इट इज। और अपने पास में फोर्स कहां लग रहा है, 2 के कारण 1 पर, और डिस्टेंस कौन सी हो गई, 1 के कारण 2 पर, इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, यानी एक A से B की ओर इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई एक तरीके से, यानी 1 से 2 के ऊपर डायरेक्शन हो गई। इस केप को खोलने का तरीका क्या होता है, R वेक्टर R केप 12 इक्वल टू R वेक्टर 12 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर 12 है। F21 इक्वल टू कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर 12 का होल स्क्वायर। और इस केप की जगह अपन ने क्या यूज किया, R वेक्टर 12 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर 12। ये हो गया अपने पास में कौन सा, R वेक्टर 12 का स्क्वायर, और ये हो गया R वेक्टर 12। दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाएगा, पावर 3 बन जाएगी। इसी प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि किसके कारण, Q2 के कारण Q1 पर फोर्स, Q2 के कारण Q1 पर फोर्स लगाएंगे अपन तो कितना हो जाएगा अपने पास में, F वेक्टर 12। और F वेक्टर 12 का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के कारण कहाँ लग रहा है फोर्स, 1 के ऊपर लग रहा है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि 2 के कारण कहाँ फोर्स लग रहा है, 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो K Q1 Q2 और ये क्या हो गया, मॉड ऑफ R वेक्टर 21 की पावर 3 हो गया। अब अपन ये देखते हैं कि इसको कैसे खोलते हैं। जैसे ये आपके पास में वेक्टर है, इस वेक्टर को कैसे खोलेंगे, R वेक्टर 21 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, R वेक्टर 1 माइनस कितना हुआ, R वेक्टर 2 हो गया, इसका मतलब तो। और अगर इसी तरीके से सिमिलरली अगर अपन इसको देखें, ये दिया हुआ है R वेक्टर कौन सा 21 इक्वल टू, तो ये हो गया अपने पास में R वेक्टर, सॉरी 21 नहीं होगा यहाँ पे, ये 12 है, तो ये 21 है, ये 21 है, तो ये कितना अपने पास में 12 है। हाँ ठीक है, तो सॉरी इसको खोलने का तरीका, ये तो है 21, तो 21 का मतलब कितना होगा 12, और ये है अपने पास में, ये तो है 1 और 2, तो ये हो गया अपने पास में 2 और ये हो गया 1, और ये है अपने पास में कौन सा 2 और 1, तो इसको खोलने का तरीका हो गया R1 माइनस R वेक्टर 2। इस तरीके से इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। और इस नियम से अपन क्या स्पष्ट कर सकते हैं, कूलाम के सदिश नियम से क्या स्पष्ट होगा, कूलाम के सदिश नियम से स्पष्ट होगा कि F वेक्टर 12 और F वेक्टर 21 जो अपने पास में एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों से क्या स्पष्ट हो सकता है, इन दोनों से स्पष्ट हो सकता है कि F वेक्टर 21 और F वेक्टर कौन सा, F वेक्टर 12, ये दोनों एक दूसरे के क्या है,
अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि इधर तो क्या चल रहा है 1 2 और इधर क्या चल रहा है 2 1 चल रहा है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये नियम, कौन सा नियम, कूलॉम का सदिश नियम किसका पालन कर रहा है, गति के तीसरे नियम का पालन कर रहा है। और गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन लो। जैसे किसी कोई बंदूक होती है, उस बंदूक से गोली आगे निकलती है, तो गोली आगे निकलती है तो क्या होता है, गोली तो आगे निकल जाती है और कंधा पीछे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लो बोलते हैं इसको। यानी ये भी क्या कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के ऊपर लागू होता है। कौन लागू होता है, कूलॉम का सदिश नियम लागू होता है। अब इस कूलॉम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये कूलॉम का नियम कहाँ तक लागू होता है, होता क्या है, कैसे अप्लाई होता है कूलॉम का नियम, देखा जाए। ये गति के तीसरे नियम का पालन करता है, सिंपल है। ये नियम केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है, यानी ये ओनली केंद्रीय सेंट्रल फोर्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं इसको, और किसी भी कोई भी फोर्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, और ये कोई फोर्स वाला बल भी नहीं हो सकता। इस नियम के अनुसार आवेश बिंदुवत या स्थिर होना चाहिए। अपन ने कूलॉम के नियम में डेफिनेशन में क्या पढ़ी थी कि दो आवेश आपके पास में, एक तो कौन सा Q1 और एक कौन सा अपने पास में Q2, ये दोनों आवेश क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, यानी रुके हुए होने चाहिए, और क्या होने चाहिए अपने पास में, बिंदुवत होने चाहिए, तो ही ये कूलॉम का नियम पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास में ये है कूलॉम का नियम और कूलॉम का सदिश नियम। कूलॉम का नियम अपन ने बिफोर पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था, ये कूलॉम का सदिश नियम है, और ये कूलॉम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य है। ये जो कूलॉम का नियम होता है 10 की घात माइनस के 15 मीटर से कम की दूरियों के लिए लागू नहीं होता है, उससे अधिक दूरियों के लिए लागू होता है। कूलॉम का नियम 10 की घात माइनस 15 मीटर से कम की दूरियां नहीं होनी चाहिए, ज्यादा की दूरियां होनी चाहिए, उसके लिए लागू होता है कूलॉम का नियम। ठीक है, यह आपका कूलॉम का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब अपन इसके बाद आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। एक बार आप इसको देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र देखिए, आपके पास में एक स्रोत आवेश होना चाहिए। कौन सा आवेश, स्रोत आवेश होना चाहिए। यह आपके पास में एक स्रोत आवेश है, यानी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल क्यू से। और ये आपके पास में है एक परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को बोलते हैं अपन टेस्ट चार्ज। ये है टेस्ट चार्ज और ये है अपने पास में सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के अंदर क्या रिलेशन है अपन ये देखने वाले हैं। अब देखिए, ये स्रोत आवेश है, तो इसकी ये जो आपके पास क्यू नॉट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस का 1 होती है। इसको अपन इकाई आवेश भी कह सकते हैं। कौन सा आवेश कह सकते हैं अपन, इकाई आवेश भी कहते हैं। यानी आपके पास में ये जो क्यू नॉट है, ये आपके पास में क्या है, एक तरीके से इकाई आवेश भी है। और अब अपन विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखेंगे कि किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा अन्य आवेश लाने पर, जैसे ये आवेश इसकी बाउंड्री में आएगा, जिसमें कोई दूसरा अन्य आवेश लाने पर ये स्रोत आवेश के प्रभाव को क्या करे, महसूस करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू नॉट है वो इसके प्रभाव को महसूस करना चाहिए। किसके प्रभाव को महसूस करना चाहिए, स्रोत आवेश के प्रभाव को महसूस करना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यह आवेश भी किसका है, प्लस का, और यह आवेश किसका है अपने पास क्यू नॉट, ये भी किसका है, प्लस का। ये प्लस का, ये प्लस का, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। यानी ये हो गया अपने पास में रिपल्शन फोर्स लगेगा। यानी कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो आपके पास में डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, आउटवर्ड। यानी आपके पास में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, दिशा कहाँ होगी आपके पास में, बाहर की ओर होगी। कब, कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी,
बाहर की ओर होगी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा अन्य परीक्षण आवेश लाया जाए और वो स्रोत आवेश के प्रभाव को महसूस करे तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर स्रोत आवेश प्लस का है, यानी स्रोत आवेश अगर ये प्लस का है तो ये भी किसका है, प्लस का है, और इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब इसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। इसी तरीके से सिमिलरली अगर अपन दूसरा देखें कि अपने पास में ये स्रोत आवेश है लेकिन ये माइनस का है, ये अपने पास में स्रोत आवेश है और किसका है, ये माइनस का है, लेकिन ये अपने पास में कितना हो गया, Q0 हो गया। और Q0 के कारण क्या होगा कि ये आवेश कहाँ आएगा बेटा, अंदर की ओर आएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, ये कौन सा है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये भी एक तरीके से कौन सा चार्ज हुआ, वही हुआ अपने पास में टेस्ट चार्ज हुआ। इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, प्लस की 1 होती है। और इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कौन सा बल लगेगा अपने पास में, आकर्षण बल लगेगा। यानी इसका मतलब दिशा कहाँ होगी, इसमें इनवर्ड होगी, इसमें दिशा कहाँ होगी, इनवर्ड होगी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, डायरेक्शन पहचानना, कि आप डायरेक्शन कैसे पहचानोगे। डायरेक्शन के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि स्रोत आवेश को ही देखना है, दोनों के अंदर परीक्षण आवेश को नहीं देखना है। अगर स्रोत आवेश प्लस का है तो डायरेक्शन आपके पास में बाहर की ओर होगी, और स्रोत आवेश अगर माइनस का है तो डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में प्लस का है तो प्लस से हमेशा बाहर निकलना है, और अगर माइनस का है तो हमेशा अंदर आना है, यानी माइनस के पास में आना है। तो अपन अब डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपन को करने भी होंगे, ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अपन विद्युत क्षेत्र की अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है अपने पास में E वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, F वेक्टर अपॉन Q0। ये होता है अपने पास में E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपके पास में परीक्षण आवेश है इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो Q0 है ना, इसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये अपनी दादागिरी इसके ऊपर नहीं दिखा सकता, ये जरूर दिखाएगा इसको अपनी दादागिरी, ठीक है, क्योंकि अपन किसके एरिया में आ रहे हैं, इसके एरिया में आ रहे हैं, तो अपन को दूसरे के एरिया में कैसे जाने देंगे, कोई जाने देगा कि नहीं जाने देगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि अपन किसी के एरिया में जाकर के वहां दादागिरी करें, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें। तो आपके पास फॉर्मूला क्या अपना E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0, क्योंकि Q0 की तो कोई औकात ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि Q0 तो एक बहुत ही सूक्ष्म आवेश होता है। सिर्फ ये Q0 क्या करता है, इसको चेक करने के लिए आता है कि आवेश मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र भी है या नहीं है। अगर इसमें विद्युत क्षेत्र है तो अपन आगे कहानी देखेंगे। तो इसमें क्या कंडीशन बनी अपने पास में, E वेक्टर इक्वल टू ये हुआ अपने पास में लिमिट, ये हुआ Q0 टेंड्स टू 0, और ये हो गया अपने पास में F वेक्टर अपन कितना हो गया, Q0। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। और अगर अपन इसके मात्रक की बात करें, किसके मात्रक की बात करें, विद्युत क्षेत्र की मात्रक की बात करें, तो मैं मात्रक यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसका जो मात्रक होगा इसका मतलब यूनिट होगी, यूनिट कितनी होगी, F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और Q की यूनिट क्या होती है अपने पास में, कूलम। यानी इसका मतलब कितना हुआ, Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, यानी न्यूटन अपॉन कितना हो गया, कूलम, यानी मात्रक क्या हो गया, न्यूटन अपॉन कूलम हो गया। एक बार आप इसको अच्छी तरह देख लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालें और फिर मैं नेक्स्ट जगह बता दूंगा आपको। आगे देखते हैं इसके आगे वाला जो टॉपिक है जो, उसके बाद में फिर अपन इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, यानी विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, जो मैं यहाँ आपको एक नया वीडियो और डाल दूंगा, उसके अंदर अपन देखेंगे। इसमें एक बार ये देख लेते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो एक बिंदु आवेश के कारण हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है अपन को, विद्युत क्षेत्र निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल
है कि ये स्रोत आवेश हो गया प्लस का क्यू, ये हो गया अपने पास में क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है अपने पास में, परीक्षण आवेश, ठीक है ना। क्योंकि जब अपन विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर रहे हैं तो अपने पास में क्यू नॉट तो होना बहुत जरूरी है। अगर क्यू नॉट नहीं होगा तो अपन विद्युत क्षेत्र नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यू नॉट अगर नहीं होगा तो अपन विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट नहीं कर सकते। और आपके पास में अगर क्यू नॉट है तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो, विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। ये क्या हो गया अपने पास में, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, आर। तो सबसे पहले आप बल निकालें यानी फोर्स निकालें तो कितना हो गया अपने पास में, के क्यू नॉट अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आप क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कौन सा फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, एफ वेक्टर अपॉन कितना हो गया, क्यू नॉट। तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है, दी है के क्यू नॉट अपॉन कितना हो गया, नीचे क्यू नॉट चल ही रहा है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो बताओ क्या बचा, एफ ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, इस फॉर्मूले से क्या प्रूफ होता है, इस फॉर्मूले से ये प्रूफ होता है कि विद्युत क्षेत्र के ऊपर इस क्यू नॉट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। विद्युत क्षेत्र के ऊपर किसका, क्यू नॉट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर अपन इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ बेटा दो तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। देखो ये तो हो गया अपने पास में ई वेक्टर और ये हो गया अपने पास में आर। इस टाइम पे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। आर कम होता जाएगा तो ई भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो इस टाइप से एक ग्राफ तो ये आएगा, ई वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, 1/r स्क्वायर, ठीक है। ये ग्राफ तो 1/r स्क्वायर में। एक ग्राफ आ सकता है अपने पास में स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन आ सकती है। ये कब आएगा, जब ये ई वेक्टर हो और ये अपने पास में क्या हो, आर हो, सॉरी ये अपने पास में क्या हो, 1/r हो। तो अपने पास में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की क्यों आएगी, क्योंकि इस टाइम पे अपन ने ये डिसाइड कर रखा है कि ई जो है वो डायरेक्टली समानुपाती है। इस टाइम तो ये समानुपाती है, इसको पूरे को एक मान लिया। पूरी जो ये 1/r स्क्वायर है, इस 1/r स्क्वायर की क्वांटिटी को अपन ने क्या मान लिया, एक मान लिया। इस पूरी क्वांटिटी को क्या मान लिया, एक मान लिया। और यहाँ पर अपन ने इस क्वांटिटी को अलग अलग माना है। ऐसे माना है इसमें कि ई वेक्टर इस प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, 1/r स्क्वायर। तो जब ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगी और ये डिक्रीज होगी तो ये क्या होगी अपने पास में, इंक्रीज होगी। अब अपना जो टॉपिक होगा कल का, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा यानी अपन जो आगे पढ़ेंगे, एक बार इसको आप देख लो ढंग से। ये अपने पास में स्रोत आवेश है, ये अपने पास में परीक्षण आवेश है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी विद्युत क्षेत्र निकालना है फ्यूचर में, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो सबसे पहले उन दोनों आवेशों के बीच में बल निकालना है और बल निकालने के बाद में फिर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लगाना है, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। उसके बाद में इसको लगाना है, लगाने के बाद में काटना है और फिर सॉल्व आउट करना है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को कभी मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन को करने के से दिक्कत हो सकती है। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला याद रखें, E इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब आपको कौन सा आवेश याद रखना है, सिर्फ स्रोत आवेश याद रखना है। यानी आपको जब भी आप क्वेश्चन करो तो परीक्षण आवेश का तो डिस्कशन ही नहीं करना है, डिस्कस ही नहीं करना है परीक्षण आवेश को, क्योंकि परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में काम में नहीं आता है। सिर्फ परीक्षण आवेश का रोल ये होता है कि ये स्रोत आवेश के उस विद्युत क्षेत्र को उस पूरे एरिया को क्या करता है, टेस्ट करता है, चेक करता है, ठीक है। अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल की, जो दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपके पास में वो विद्युत द्विध्रुव का बनेगा, जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। सेकंड चैप्टर बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से चलेगा। ये तो सिर्फ रिवीजन क्लास थी और रिवीजन क्लास को इसलिए कराया है कि बहुत टाइम से आपका रिवीजन नहीं हुआ था, इसलिए रिवीजन करा दिया। तो एक बार आप इसको ढंग से पढ़ें और अच्छी तरह से करें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है।